पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन जंग के दरवाजे तक पहुंच गए थे और ये सब कश्मीर नामी इलाके के ऊपर एक अटैक की वजह से हुआ था। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह के मौके आए हैं और इस वक्त तक हम सब अच्छी तरह जानते हैं शायद कि कश्मीर इशू क्या है और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये इशू के ऊपर कितनी जंगें और क्या क्या कुछ हो चुका है। अगर आपको नहीं मालूम और आप जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे और ऑनलाइन मुख्तलिफ वीडियोज़ मिल जाएंगी। लेकिन आज मैं ये बात करना चाहती हूँ कि पार्टीशन से पहले, इंडिया और पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों ने जम्मू और कश्मीर की एक अलग प्रिंसली स्टेट क्यों बनाई थी, इसके ये बॉर्डर्स क्यों बनाए गए थे और जिसने आगे इसकी हुक्मरानी की उसको हुक्मरानी क्यों दी गई थी इस खित्ते की। ये सब जानना हमारे लिए आज बहुत अहम है क्योंकि इन्हीं सारे सवालों के जवाब से हमें समझ आती है कि जो आजकल के मसले हैं उनकी बुनियाद कैसे रखी गई थी। क्योंकि वही ख़ानदान जिसको अंग्रेज़ों ने तब हुक्मरानी सौंपी थी जम्मू और कश्मीर की, वही थे इसके हुक्मरान 1947 में जब पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की और ये कश्मीर इशू असल में पैदा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद तारीखी टेल्स में। अगर आप इस वीडियो को अंग्रेज़ी में देखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है तारीखी टेल्स के नाम से, उसके ऊपर ये वीडियो अंग्रेज़ी में लगेगी। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं मुझे मेरी मालूमात कहाँ से मिली तो मैं अपनी सारी सोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल बढ़े और ये चलता रहे तो आप हमारी मदद कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे कि पेट्रियन पे जाके एक पेड मेंबर बन सकते हैं, आप इस यूट्यूब चैनल के एक पेड मेंबर बन सकते हैं, और यहाँ अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब कुछ तो करते रहिए, इससे भी काफ़ी मदद होती है। शुक्रिया। चले आइए शुरू करते हैं। अगर हम बरतानवी दौर से भी पीछे जाएं तो हम ये देखते हैं कि जो बल्तिस्तान और लद्दाख का इलाका है, ये सारा खित्ता छोटी छोटी खुद मुख्तार रियासतें थीं जिनके हुक्मरान या तो मुसलमान थे या बुद्धिस्ट होते थे। और जो कश्मीर का खित्ता था आहिस्ता आहिस्ता ये मुग़ल सल्तनत के अंदर आता है और उनकी हुक्मरानी के अंदर रहता है कुछ अरसा। उसके बाद ये खित्ता चला जाता है अफ़गान दुरानी फैमिली के अंदर और उनके हुक्मरानी में रहता है कुछ साल। इसके बाद तकरीबन 1819 में रंजीत सिंह कश्मीर के खित्ते को फ़तह कर लेता है और इसके ऊपर अब सिखों की हुक्मरानी शुरू हो जाती है। इससे कुछ अरसे बाद अंग्रेज़ आते हैं और उनकी जंग होती है सिखों के साथ। वो जंग अंग्रेज़ जीत जाते हैं। उसके बाद ये अंग्रेज़ एक ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें इनको लगता है कि ये बहुत माहिर थे, लेकिन जैसे कि तारीख गवाह है क्लियरली माहिर नहीं थे। ये एक नया बॉर्डर बनाते हैं और ये एक खित्ता बनाते हैं अलग, इंडिपेंडेंट जम्मू और कश्मीर के नाम से, जो कि ये गुलाब सिंह डोगरा नामी एक शख्स को बेच देते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों अंग्रेज़ों ने ये एक अलग खित्ता काटा लाहौर की रियासत में से, इस पूरी रियासत को एक ही रहने देते जैसे ये थी, और अगर काटा भी तो उसकी ये हदूद क्यों पिक की, और ये हदूद पिक की भी तो उन्होंने गुलाब सिंह डोगरा नामी शख्स ही को क्यों बेचा? ये कोई और नहीं था इसको ख़रीदने के लिए? क्या चल रहा था? और ये जम्मू और कश्मीर को सिख रियासत से अलहदा किया गया था तकरीबन 1846 में, और इसको किया गया था दो मुख्तलिफ ट्रीटीज़ के ज़रिए। एक थी द ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर या लाहौर मुआहदे के ऊपर अंग्रेज़ और उस वक़्त का जो बादशाह था सिखों का, महाराजा दिलीप सिंह, जो कि सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था, वो साइन करते हैं। और अंग्रेज़ इस ट्रीटी में लिखते हैं कि महाराजा दिलीप सिंह गुलाब सिंह की खुद मुख्तार हैसियत को तस्लीम करेगा और बरतानवी हुकूमत की अलहदा मुआहदे के ज़रिए इसके हवाले की जाने वाली ज़मीनों को कबूल करेगा। और एक हफ़्ते बाद 16 मार्च 1846 को एक और मुआहदा साइन किया जाता है जो था मुआहदा अमृतसर का, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और उसमें गुलाब सिंह डोगरा को दी जाती है ज़मीनें जो कि लाहौर की रियासत से निकाली जाती हैं। और अंग्रेज़ इस मुआहदे में ये लिखते हैं कि गुलाब सिंह को दी गई इजाफी ज़मीन में वो तमाम पहाड़ी इलाके शामिल थे जो दरियाए सिंध के मशरिक में और दरियाए रावी के मगरिब में वाक़ थे, और इसके तमाम मतहत इलाके इसमें शामिल थे। तो इस नई रियासत जम्मू और कश्मीर में एक तो जम्मू जागीर्स थी जो कि डोगरा ब्रदर्स के हाथों ही थी रंजीत सिंह की हुक्मरानी से, लेकिन गुलाब सिंह के पास थी काफ़ी अरसे से, और साथ ही साथ कश्मीर के एडिशनल खित्ते थे जो कि उनको लाहौर की रियासत से काट के दिए गए थे अंग्रेज़ों के हाथों। अब हमें जानना है कि आखिर ये गुलाब सिंह डोगरा कौन था और अंग्रेज़ इसको कैसे जानते थे। गुलाब सिंह एक हिंदू राजा देरुदेव
की नस्ल से था। इस राजा ने मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के दौर में पहली दफ़ा अपने ख़ानदान को जम्मू के खित्ते के ऊपर हुक्मरान के तौर पे कायम किया था और कुछ अरसा इन्होंने उस खित्ते के ऊपर हुक्मरानी भी की। लेकिन 1808 में रंजीत सिंह की फ़ौजें वहाँ पे आ गईं और उन्होंने आके उस खित्ते को फतह कर लिया। और उस वक़्त गुलाब सिंह ने काफ़ी लड़ा उनसे, लेकिन उसको ये बात समझ लग गई कि इस वक़्त वो रंजीत सिंह की आर्मी का, उसकी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकता और शायद इनके साथ मिल जाने में ही उसकी बेहतरी है। तो जम्मू का सारा खित्ता भी रंजीत सिंह के हुक्मरानी के अंदर आ गया और गुलाब सिंह खालसा आर्मी को, जो कि रंजीत सिंह की फ़ौज थी, उसमें जाके भर्ती हो जाता है एक आम फौजी की तरह। लेकिन कुछ अर्से बाद ही इसने फ़ौज में नुमायाँ कामयाबी हासिल की और इसको कुछ जागीरें दी गईं, जो कि तकरीबन 40,000 रुपए इसको देती थीं आमदनी के तौर पे। इसके कुछ अरसे बाद इसने और अच्छी कारकर्दगी दिखाई और इसको दी गई अपनी आर्मी रखने की इजाज़त और साथ ही साथ और खित्ते दिए गए। तो जम्मू का यही एरिया सारा दे दिया गया और इसको तकरीबन 3 लाख आमदनी आती थी वहाँ से। तो इस तरह जम्मू जागीर्स वापस डोगरा ब्रदर्स को दी गई थी। और अब हम आते हैं कश्मीर पे कि कश्मीर उनको क्यों बेचा गया आखिर। जैसा कि मैंने बताया था कि जम्मू और कश्मीर बनाए गए थे अंग्रेज़ों और सिखों की पहली जंग के बाद, तो उसी जंग में हमें गुलाब सिंह नज़र आता है और हमें समझ आती है कि अंग्रेज़ इसको कैसे जानते थे। उस पूरी जंग के ऊपर क्या क्या हुआ था, सारी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी अभी, वो सब कुछ मेरी पुरानी वीडियोस में आपको मिल सकता है, बिलखसूस वो वीडियोस जो कि 6 सीरीज़ का हिस्सा हैं। अभी मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि जो पहली एंग्लो सिख वॉर थी, अंग्रेज़ और सिखों के बीच जो जंग थी, उस जंग की जो आखिरी लड़ाई थी वो लड़ी गई थी 10 फरवरी को सोब्रोन नामी जगह पे। इस जंग के अंदर 2 लोग हमारे सामने आते हैं, एक तेज सिंह और एक गुलाब सिंह। ये दोनों लोग इस जंग के बिल्कुल पहले के हफ्ते में, फरवरी के पहले ही हफ्ते में गद्दारी कर देते हैं अपनी ही आर्मी के साथ, यानी कि सिख फौज के साथ, और जाके अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं। तो गुलाब सिंह डोगरा, तेज सिंह और एक और भी आएगा बाद में, लाल सिंह, ये 3 गद्दार होते हैं, ये जाके अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं। और हमें ये सब कुछ सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि एक अंग्रेज़ ऑफिसर है जोसेफ डेवी कनिंघहैम के नाम से, जो कि उस ज़माने में भावलपुर में पोस्टेड था। वो ये सारा कुछ होते देखता है, उसको सारा पता होता है अंदर खाते की बातें और किस किस तरह क्या क्या डील्स होती हैं, और उससे रहा नहीं जाता। और कुछ सालों के बाद वो एक किताब निकालता है, अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, और उसके अंदर वो बताता है कि अंग्रेज़ों ने इन गद्दारों के साथ क्या क्या डील्स की थी, इनको क्या क्या हुक्म दिए थे। और वो कहता है कि इनको इस तरह के हुक्म दिए गए थे कि सिख फौज के ऊपर अंग्रेज़ों की तरफ से जब हमला होगा और जब वो शिकस्त खाने वाले होंगे तो उनके अपने लीडर और हुक्मरानों ने उनको छोड़ के वहाँ से भाग जाना है। और जो सतलज के बाद सारा का सारा रास्ता है लाहौर तक, उसमें इनके सामने कोई भी रुकावट ना आए। इस तरह की बेशर्म गद्दारी के ज़रिए ये सोब्रोन की जंग जीत पाए। जो तीसरा गद्दार है लाल सिंह, वो सारे के सारे टैक्टिक्स, सारे के सारे प्लान्स सिख फौज के कि वो कहाँ कहाँ पे किस वक्त होंगे, सब कुछ अंग्रेज़ों को पहले से ही दे चुका होता है। गुलाब सिंह एक फ़र्क कारनामा अंजाम देते हैं। गुलाब सिंह के ज़िम्मे ये काम होता है कि तुमने अपनी ही फ़ौज को कमज़ोर करना है, और वो ये इस तरह करता है कि ये उनका खाना पीना रोक देता है, उनके तक खाना पीना ही नहीं पहुंच रहा होता। इतने बुरे हालात हो जाते हैं कि जो फ़ौजी होते हैं वो चंद गाजरों पे ज़िंदा रह रहे होते हैं, और वो जाते हैं, कुछ फ़ौजी वापस जाते हैं महारानी के पास कि भाई हमारे पास खाने को नहीं है, कुछ हमें कोई ताकत ही नहीं बची। तो महारानी मानती नहीं है, वो कहती है कि मैंने इतने पैसे दिए हैं तुम लोगों के खाने पीने के लिए, कैसे हो सकता है खाना ना हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। उसको ये समझ नहीं आती उस वक़्त कि शायद कोई गद्दार है जो कि इसकी ही आर्मी को कमज़ोर कर रहा है। और इसके बाद तेज सिंह था तीसरा गद्दार। जब ये जंग होती है और ये बहुत सारे सिख फौजी कुछ ब्रिजेस के ऊपर होते हैं, दरिया के ऊपर, तो ये जो है ये उन ब्रिजेस को उड़ा देता है और अपने ही लोगों को डुबा के मार देता है। तो इस तरह अंग्रेज़ गुलाब सिंह डोगरा को जानते थे, क्योंकि गुलाब सिंह एक गद्दार था सिखों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों की तरफ, और इसी तरह अंग्रेज़ ये जंग जीत भी गए। और जैसा उन्होंने कहा था, फरवरी 10 से 11 की रात को वो सतलज से आगे जाते हैं लाहौर की तरफ, और उनको रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिलती। और आगे जाकर जो मुआहदे करते हैं उसके अंदर वो ये कहते हैं कि हम कश्मीर को बेच रहे हैं इसी जंग के लिए जो हमारे पैसे लगे थे वो अदा करने के लिए।
اور وہ گلاب سنگھ کو چنتے ہیں جو کہ کشمیر کو خریدے. بلکہ ایک دوسرا غدار ہوتا ہے لال سنگھ, اس کو اس چیز سے بڑا اختلاف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار میں زیادہ بڑا غدار تھا, مجھے چاہیے تھا کشمیر. لیکن خیر اس کو کالے پانی کی سزا ہو جاتی ہے, وہ ایک اور کہانی ہے. اور کشمیر جاتا ہے گلاب سنگھ کو. اور مزے کی بات, گلاب سنگھ کشمیر پتہ ہے خریدتا کیسے ہے؟ لاہور دربار سے ہی پیسے چرا کے وہ انگریزوں کو پے کر دیتا ہے کشمیر کے لیے, اور کشمیر خرید لیتا ہے. پر اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہاں انہوں نے کشمیر بنایا ہی اس لیے کہ جی گلاب سنگھ کو کچھ دینا چاہیے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی خطہ چاہیے ان کو, تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس کی سینس نہیں بنتی نا بات کی. اس طرح تو ہر غدار کے لیے وہ کوئی نہ کوئی خطہ نکالتے, ان کو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ریاست دیتے, ہے نا. اور اگر دینی ہی تھی تو یہی ریاست کیوں, جموں جاگیر تو تھی اس کے پاس پہلے سے ہی, اس کو ایک ریاست قرار دے دیتے. یہی حدود کیوں؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انگریز آخر چاہتے کیا تھے, ان کے اپنے مفاد میں کیا تھا. اب انگریزوں کو ایک ہی چیز سے غرض تھا. انگریزوں کی 1809 سے آگے ایک پالیسی تھی کہ ستلج دریا کے پار ان کو ایک ایسی طاقت چاہیے جو کہ ان کے اور افغان بارڈر کے بیچ میں ایک بفر کا کام کرے, تاکہ ان کو اپنے نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر کا جو پورا بارڈر ہے اس کی فکر نہ کرنی پڑے, وہ فکر کوئی نہ کوئی اور کر رہا ہو ان کے لیے. اور جو سکھ سلطنت تھی, رنجیت سنگھ کی سلطنت, وہ یہ کام بہت بہترین طریقے سے کرتی تھی, کیونکہ وہ دو مختلف چیزیں پوری کرتی تھی. نمبر ایک, وہ حکمرانی تھی سکھوں کی. ان کی تاریخ, ان کے خیالات اور ان کے افغانوں کے ساتھ ریلیشن شپ ایسا تھا کہ کبھی بھی وہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانے والے تھے, وہ ان کے خلاف ہی ہونے تھے. اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ ان کے ساتھ لڑ سکتے تھے, لیکن وہ اتنے بڑے بھی نہیں ہو گئے تھے کہ انگریزوں کو ان سے ڈر ہوتا. اب جب رنجیت سنگھ کی موت واقع ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ ساری کہانی بدل جاتی ہے. اب ایک دم جیسے کہ میں سکھ سیریز میں بتاتی ہوں کہ ایک کے بعد ایک عجیب طریقے سے موت واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے رنجیت سنگھ کی نسل میں, اور حکمرانی جا کے ایک چھوٹے سے 5 سالہ بچے کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. اور جو پوری کی پوری سکھ ریاست تھی وہ ایک قسم کی ہل کے رہ جاتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے. اس کے اندر آپ کو لوگوں کے اندر بھی ایک قسم کا انریسٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کو جو ان کی فوج ہوتی ہے وہ بھی اب ان کے حکمرانوں کے کہے کار میں نہیں رہتی, یہ بھی نظر آتا ہے انگریزوں کو. تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ یہ جو پورا خطہ ہے اس میں اس سارے مسئلے مسائل کے بیچ میں ایک نئی حکمرانی قائم ہو جائے, اور وہ حکمرانی کہیں مسلمانوں کی نہ ہو جائے واپس سے. اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈر تھا. اور ایسے نہیں ہے کہ میں صرف خود ہی سے بنا کے کہہ رہی ہوں سوچ کے کہ ہاں یہ ڈر ہوگا ان کو, نہیں. انگریزوں کے ایکچولی آپس میں لیٹرز ملتے ہیں جہاں وہ یہ بات کرتے ہیں. ان میں سے ایک لیٹر آپ کو نظر آتا ہے سر ہنری ہارڈنج کا, جو کہ اس زمانے کے گورنر جنرل تھے انڈیا کے 1844 سے 1848 تک. انہی کے دور میں یہ ڈوگرا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر بنی تھی. تو وہ اپنے خط میں ایک اور آفیسر رپن کو لکھتے ہیں کہ اگر اس خطے میں ایک مسلمان ریاست قائم ہو جاتی ہے تو اس سے باقی کے سارے انڈیا میں بھی مسلمانوں کی امیدیں جاگ جائیں گی, اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی پریشانی کی بات بن جائے گی. اب اس خوف اور ڈر کو انگریز اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور آپس میں وہ اور خطوط اور چیزیں ایکسچینج کرتے ہیں جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک مسئلہ ہے لیکن اس کا حل کیسے نکالیں. وہ بات کرتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کو خود ہی اس پورے خطے کو کانکر کر لینا چاہیے, ہمیں وہاں پہ خود حکمرانی کرنی چاہیے. پھر کوئی اور کہتا ہے کہ بھائی اس میں بہت پیسے لگیں گے پہلی بات, اور دوسری بات اتنے سارے غداروں کے باوجود ہم بمشکل جیت پائے ہیں تو ہم ایسا نہیں کرتے, ہم کچھ اور ذریعہ نکالتے ہیں. مختلف وہ لوگ بات کرتے ہیں آپس میں سلوشنز کی, لیکن آج آ کے جو ان کا یہ ڈر ہوتا ہے افغان بارڈر کا, اور جو ان کا مسلمان ریاست وہاں قائم ہونے کا ڈر ہوتا ہے, تو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لوگ اس فیصلے پہ پہنچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک اور وہاں پہ اسٹیٹ بنا دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بفر کا کام کرے. اور وہ اسٹیٹ وہ سوچتے ہیں جموں اور کشمیر کی, کیونکہ اس خطے میں بہت زیادہ مسلمان بھی آوازیں اٹھا رہے تھے. یہ خطہ ایک اچھا بفر زون بنتا نظر آ رہا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اس کو وہ لاہور ریاست میں سے نکال رہے تھے تو ان کو پنجاب اور لاہور ریاست کا کمزور ہونا بھی نظر آ رہا تھا. تو انگریزوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا سلوشن تھا کہ ٹھیک ہے اس خطے کے اوپر جہاں پہ بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں, ہم ایک مسلمان نہیں, ہم ایک ہندو فیملی کو حاکم قرار دے دیتے ہیں. اور وہ ہندو فیملی ظاہری بات ہے افغانوں سے ہاتھ نہیں ملائے گی کسی بھی صورت میں, اور نہ ہی ان کے وہاں آنے سے باقی ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے دل میں کوئی امید اجاگر ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے گا, وہ جو بارڈر ہے پورا اس کے اوپر ایک اور پاور ہوگی جو کہ
اس کو دیکھ رہی ہوگی انگریزوں کو یہ کام خود نہیں کرنا پڑے گا. تو اسی لیے لاہور معاہدے کے بعد ایک اور معاہدہ کیا جاتا ہے، امرتسر کا معاہدہ، جس کے اندر وہ لوگ گلاب سنگھ ڈوگرا کو کشمیر کا حصہ بیچتے ہیں 1 کروڑ روپے میں، اور اس طرح بن جاتے جموں اور کشمیر کی اسٹیٹ جس کا حاکم ہوتا ہے گلاب سنگھ ڈوگرا. اور اسی کی نسل آگے ہوتی ہے حکمران جب 1947 میں پارٹیشن ہوتی ہے، اور تبھی وہ لوگ یہ سارا ایشو کریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج تک جانے جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج تک 2 نیوکلیئر پاورز تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ جنگ پہ آ جاتی ہیں ہر کچھ سالوں بعد. اور اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو انگریزوں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنی وہی پالیسی ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی، ڈیوائڈ اینڈ رول کی فالو کی تھی، اور انہوں نے ایز یوزول ہمیشہ کی طرح اس خطے کو ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا. آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں میری سورسز، میں نے اتنی معلومات کہاں سے لی، وہ سارا کچھ ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دفعہ. خدا حافظ.